जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट में जल्दी से बता दो कि सर हम तैयार हैं पढ़ने के लिए और हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरुआत की जाए, है ना। शुरुआत की जाए तो सबसे पहला आज का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। फटाक से आपको आंसर बताना है। और मैं कहता हूं साथियों कि जितने भी साथी नहीं जुड़े हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े, जहां पर आपको हर समय दोस्तों डाउट क्लियर आपके किए जाएंगे, हर समय आपके टेस्ट भी करवाए जाएंगे और दोस्तों आप अपना आकलन कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली वो सेल्फ स्टडी क्लासेस में मिलेंगी, है ना। दोस्तों एक बार आप सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाओ, है ना। इसमें 5 तारीख के जिसको भी एडमिशन लेना है इसमें ले सकते हैं और इस एडमिशन में दोस्तों आप शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, प्रथम लेखक आपको बताना है। तो आपने बताया है कि सर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की अगर बात करोगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक माना जाता है दोस्तों वो कौन माना जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गारसादा तासी। गारसादा तासी यानी कि आपका जो 1 नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गारसादा तासी आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, वेरी गुड आंसर। गारसादा तासी आपको पता है दोस्तों कि गारसादा तासी ने इस्तवारदाला लितुतुर एंदु हिंदुस्तानी दोस्तों ग्रंथ लिखा, है ना, जिसका प्रकाशन फर्स्ट भाग दोस्तों 1839 में और सेकंड भाग 1847 में प्रकाशित हुए थे, ये याद रख लेना। और गारसादा तासी फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए इन्होंने इस्तवारदाला लितुतुर एंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना भी फ्रेंच भाषा में की है ना। और दोस्तों आपको पता है ये जो ग्रंथ है ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। 52 का आंसर यहां पर आपको चयन करना है, 52 का आंसर चयन करना है। दोस्तों यहां कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं आपको इसका 16 खंड भी मिलेगा, है ना, और यहां पर 18 खंड दिया है। अगर 18 खंड आपके आंसर में या विकल्प में आता है और 16 नहीं आता है तो आपको 18 खंड लगा देना है। 18 खंडों में प्रकाशित हुआ और कहीं कहीं आपको 16 खंड भी मिलेंगे, है ना। तो ये 16 खंड में प्रकाशित हुआ ये भी याद रख लेना है। ठीक है, और यहां पर एक विकल्प दिया है डी नंबर 18 है, तो आपको लगाना है उत्तर डी। ठीक है, तो डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी लोग एक बार लाइक कर देना। और अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका, और मैंने आपको कई बार याद करवाया कि भूमिका 40 की हो गई, हजारी की भूमिका 40 की हो गई, यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, हजारी की भूमिका 40 की हो गई। बोले सर, है ना, तो 40 की हो गई है। हाँ 16 पढ़ा है, बिल्कुल सतीश जी 16 ही पढ़ा है, बिल्कुल सही है ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है ये आपको बताना है और उत्तर आपका हो जाएगा, भूमिका, है ना। हजारी की भूमिका कितने की हो गई, 40 की हो गई। तो उत्तर क्या लगाओगे, हजारी से बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये इन्होंने ग्रंथ लिखा 1940 में लिखा दोस्तों, है ना।
ये 40 याद रख लेना, हजारी की भूमिका 40 की हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? मिश्र बंधुओं की बात करते हैं तो कई बार मैंने आपको बताया है, रट लेना इस चीज को कि सर अगर मिश्र बंधु की बात करोगे तो मिश्र बंधु आरंभ से साथ में रहे, आरंभ से साथ रहे, इसलिए इन्होंने आदि काल को क्या नाम दिया? आरंभिक काल नाम दिया। आपको पता है तो इनको भूलना नहीं है। श्याम गणेश सुखदेव, श्याम गणेश सुखदेव, ये 3 भाई थे, ये 3 भाई मिश्र बंधु थे। इनको याद कर लेना, बार बार पढ़ना, पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा मिश्र बंधु में शामिल नहीं था, है ना? तो आपको श्याम गणेश सुखदेव याद रखना। और दोस्तों मिश्र बंधुओं ने जो योगदान दिया, जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। और ये मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ, 4 भागों में प्रकाशित हुआ। और इस मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया गया, ये भी याद रख लेना। इस मिश्र बंधु में दोस्तों लगभग 5000 कवियों का दोस्तों वर्णन इसमें मिलता है, इसमें चित्रण मिलता है, ये भी याद रख लेना। और ये जो मिश्र बंधु की बात कर रहे हो, ये जो मिश्र बंधु की दोस्तों आप क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, इन मिश्र बंधुओं को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनका जो मिश्र बंधु विनोद है ये दोस्तों 1913 में इसके कितने भाग प्रकाशित हुए थे? बोले सर इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में। और 14 की अगर बात करोगे, चौथे भाग की बात करोगे तो चौथा भाग इनका 1934 में प्रकाशित हुआ था मिश्र बंधुओं का। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन में 4591 आ जाए तो 4591 लगा देना। और लगभग पूछा जाए तो लगभग 5000 लगा देना। ठीक है, तो 4 भागों में प्रकाशित 5 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को इसमें बांटा गया। 1913 में 3 भाग, 34 में चौथा भाग इसमें प्रकाशित हुआ। इसको याद कर लेना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो किसमें मिलता है? 55 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे 55। और 55 में नितिका जी उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? और प्रश्न क्रमांक अपना 55 है और आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जल्दी से बताओ। यशरत्ती जी, दारसू जी, क्या पढ़ा है? बोले सर हमने पढ़ा है कि 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित ये रचना है ना? 84 वैष्णव की वार्ता या 200 वैष्णव की वार्ता हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व प्रसिद्ध ग्रंथ था। कौन सा? 84 वैष्णव की वार्ता। इसमें दोस्तों इसमें क्या है? कवियों के जीवन वृत्त मिलते हैं, कृतित्व मिलते हैं, है ना? और इन्हें ही हम क्या मानते हैं? इन्हें ही दोस्तों हम मानते हैं, क्या मान लेते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत की जब बात आती है तो इतिहास लेखन के स्रोत में दोस्तों भक्तमाल, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, इनको शामिल किया जाता है, क्योंकि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो इन्हीं के आधार पर लिखा गया, है ना? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहां पर आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? किस रूप में प्रकाशित हुआ था? 56 का आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर लिखेंगे, सभी लोग को आंसर कमेंट में लिखना है। और जिन भी साथियों को न्यू बैच में जुड़ना है वो आज ही जुड़ सकते हैं, कल भी जुड़ सकते हैं, है ना? और अपना अध्ययन बिल्कुल शुरुआत से कर सकते हैं, है ना? शुरुआत से जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा, टेस्ट भी होगा आपका, है ना? डाउट भी पूरे क्लियर होंगे और मजा आने लगेगा, है ना? दोस्तों आज ही जुड़े सेल्फ स्टडी क्लासेस से। सेल्फ स्टडी रेखा जी वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और 56 का आपने जो चयन किया है वो चयन किया है हिंदी शब्द सागर की भूमिका
हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ये दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, है ना। तब आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के दोस्तों अंक में ये प्रकाशित हुआ था, है ना। और आपको पता है कि ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1888 में। 1888 में ये प्रकाशित हुआ। और दोस्तों ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जो प्रकाशित हुआ था ये 1889 में प्रकाशित हुआ था, है ना। लेकिन 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये प्रकाशित हुआ। और इसके लेखक कौन माने जाते हैं तो आपको बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्था द तासी, रेने बेलक या फिर गिलक्राइस्ट। बोले सर गार्था द तासी का इस्तवार दाला लेतु तुरेंदु हिंदुस्तानी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही है। और बोले सर जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करोगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया दोस्तों, है ना। इसलिए इस ग्रंथ को नींव का पत्थर भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगाना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? 58 का आंसर हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? 58 का आंसर। और बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है दीना जी। उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी प्रश्न क्रमांक 58 का आंसर बताना है। और 58 का हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो आपको पता है बोले सर सर्वोच्च स्थान सबसे व्यवस्थित जो हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है वो इतिहास माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सबसे पहले 1929 में दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। लेकिन एक पुस्तक के रूप में एक व्यवस्थित दोस्तों संशोधित करके इसका जो संशोधित रूप प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1940 में हुआ था। और 40 की जब बात आते हैं तो 40 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि हजारी की भूमिका 40 की हो गई, है ना। तो ये भूमिका 40 में और 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास संशोधित होकर रामचंद्र शुक्ल का प्रकाशित हुआ था। 1952 की बात करें तो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दो ग्रंथ प्रकाशित हुए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के 52 में, ठीक है। और यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गार्था द तासी ने इस्तवार दाला लेतु तुरेंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? किस भाषा में की है ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 59 आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गार्था द तासी ने इस्तवार दाला लेतु तुरेंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? किस भाषा में की है दीपिका जी? 59 का आंसर आप लोग बताएंगे। रिया नायक जी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? गार्था द तासी ने इस्तवार दाला लेतु तुरेंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? और 59 का आंसर बोले सर ये इस्तवार दाला लेतु तुरेंदु हिंदुस्तानी ये जो ग्रंथ है ये गार्था द तासी का है, गार्था द तासी का है। और ये बात करें किसकी तो ये फ्रेंच भाषा फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुआ, यानी कि आ नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? प्रश्न क्रमांक 60 का उत्तर बताना है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन बताना है। तो संपादन करने वाले जो थे वो कौन थे? बाल सुधा जी। बोले सर है ना किसी पर मत लो, ये तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन करने वाले जो थे वो थे धीरेन्द्र वर्मा। यानी कि आपका 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर एम आर शर्मा जी, वेरी गुड। वी नंबर किस आलोचक ने
आदिकाल को बीज बपन काल कहा। सरल आंसर, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस सरल वे में पूछा जाता है। आप लोग को कठिन वे में नहीं लेना है, इस सरल वे में पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है बीज बपन काल। और मैंने कहा कि बीज की बात आई है तो बीज बोए हैं अहिंसा के किसने? अहिंसा के अपन पढ़ते ना कि अहिंसा के बीज बोए महावीर भगवान ने, तो बीज बपन काल भी कौन कहेगा? कौन कहेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी कहेंगे कि श्याम सुंदर दास कहेंगे? बोले सर छोड़ो यार, महावीर प्रसाद द्विवेदी ही कहेंगे, है ना। मैंने कहा ठीक है, फिर आपका उत्तर सही हो जाता है विकल्प नंबर बी, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? मिश्र बंधु ने, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राहुल शर्मा ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? यहां से दोस्तों अपना बिल्कुल शुरुआत हो रही है और एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। जितने भी पेड मेंबर हैं उनकी क्लास तो मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। याद रख लेना, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? और 62 का आंसर हो जाएगा। बोले सर राहुल सांकृत्यायन की बात करो, राहुल सर, क्या बोल देंगे? राहुल सर, है ना। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो आपने चयन किया है वो बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? बिल्कुल सरल आंसर दोस्तों, टूट पड़ो इन प्रश्नों को। बोले सर इतने सरल आंसर, इतने सरल प्रश्न पूछोगे? मैंने कहा हाँ, है ना। तो बिल्कुल पूछते जाओ, हम भी उत्तर बताने के लिए तैयार हैं, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? ये भी आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चंचल सिंह जी, रेखा सरोज जी। बोले सर 63 की बात करोगे तो यहां पर आदि काल काट दो। मैंने कहा काट दिया। चारण काल भी काट दो, काट दिया। सिद्ध सामंत भी काट दो, काट दिया। उत्तर कहां चला जाता है? विकल्प नंबर बी की ओर। बी की ओर आपका उत्तर चला जाता है वीर गाथा काल, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वीर गाथा काल इन्होंने नाम जब दिया दोस्तों तो इन्होंने 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी, और 12 रचनाओं में जिन प्रमाणिक रचनाओं को माना इन्होंने वीर रस से प्रधान ओतप्रोत, है ना, उनमें कुछ श्रृंगार रचनाएं भी मानी जाती हैं। तब इनकी वीर गाथा काल की आलोचना हुई। ये वीर गाथा काल नहीं हो सकता, तो लोगों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल कह दिया। और आदि काल जब कह दिया तो आपको पता होगा कि आदि काल नाम ही चढ़ पड़ा, और इसे हम आदि काल ही जानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों इसकी जो अवधि मानी 1050 से लेकर के 1375, 1050 से लेकर के 1375 मानी, ये भी आपको याद रख लेना है। और 1000 से लेकर के 1050 तक द्विवेदी जी ने मानी है ना। तो इनको कालक्रम भी अपन को याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग बताना है दोस्तों। आपको पता होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के उस युग को जिसे आपको बताना है, क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा था। फिर श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण काल भी कहा था दोस्तों, ये याद रख लेना। तो श्याम सुंदर दास और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण युग, स्वर्ण काल के रूप में दोस्तों इसे पुकारा, है ना। और याद रख लेना, बोले सर भक्ति काल की बात करो तो हिंदी साहित्य का ये स्वर्ण युग था। क्या था? स्वर्ण युग था। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का स्वर्ण युग कौन सा युग था, तो आपको लगाना है छायावाद खड़ी बोली का स्वर्ण युग था। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल था, यानी कि आ नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर सभी लोग लाइक कर देना और इस सीरीज को कोई भी मिस नहीं करना। और दोस्तों जितने भी पेड मेंबर हैं वो मिस तो कभी नहीं करना। और जिनको फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में स्टार्ट से पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है, वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? प्रश्न क्रमांक 65 है और 65 को आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? ढोला मारूरा दोहा। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है और मैंने कई बार आपको बताया, इसलिए कंफ्यूजन दूर कर लेना है, अब नहीं भूलना है। एक बार और बता दे रहा हूं मैं कि ढोला मारूरा दोहा, एक तो आपसे पूछा जाता है कल्लोल, एक पूछा जाता है कुशल लाभ, है ना।
तो याद रख लेना कि ढोला मारूरा दूहा ये दोस्तों सबसे पहले कल्लोल कवि ने, मूल रचना कल्लोल कवि की है और इसमें संशोधन किया था कौशललाभ ने, है ना। तो ये कल्लोल कवि भी आती है और कौशललाभ का नाम भी इसमें रचनाकार के रूप में आता है ना। तो कल्लोल कवि पूछा जाए तो कल्लोल लगा देना और कौशललाभ पूछा जाए तो कौशललाभ लगा देना, है ना। और दोनों एक साथ कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत, लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है इसे, और डी नंबर आपका लौकिक साहित्य के अंतर्गत, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कुरैशी जी आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है ना। सरहपा, लुईपा, सबरपा आदि, तो इतना तो अपन ने पढ़ा है। बोले सर सरहपा की बात करो, लुईपा की बात करो, सबरपा की बात करो, है ना। सरहपा की रचना दोहा कोश, सबरपा की रचना चर्या पद, है ना, अपन ने पढ़ी ना। तो दोहा कोश की रचनाकार सरहपा, सबरपा, चर्या पद इनकी है। और दोस्तों आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो बोले सर सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना 84। कितनी थी? 84 थी। इनमें प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा, और सिद्धों में सर्वोच्च स्थान है तो किसका है? लुईपा का। सर्वोच्च स्थान लुईपा का माना जाता है। प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा, सिद्धों की संख्या है 84, ये भी याद रख लेना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 67 का आंसर आपको बताना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य शुक्ल के अनुसार चयन करना है। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, संदेश रासो या फिर खमाण रासो, और उत्तर क्या हो जाएगा? और आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक माना है, लेकिन इन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है। क्या माना है? महाकाव्य माना है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो उत्तर लगा देना पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज रासो लगा देना है। चंद्र बरदाई और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना, लेकिन रामचंद्र शुक्ल वही रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने दोस्तों जिन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को, है ना, सर्वथा अप्रमाणिक माना। तो ये भी आपको याद रख लेना, रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? कई बार मैंने आपको बताया है, इसको अब भूलना नहीं है। और किसी भी बंदी का क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? और 68 का आंसर आपको चयन करना है। और कई बार बताया, बोले सर कई बार बताया लेकिन भूल गए। अब नहीं भूलना। बताओ जल्दी से कौन कौन गलत बता रहा है, वो मैं कमेंट में देख रहा हूं आज, और कौन कौन सही बता रहा है वो भी कमेंट में देख रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 68 और 68 में कुछ लोग चयन कर रहे ए, कुछ लोग चयन कर रहे बी, है ना, और अधिकांश लोग चयन कर रहे हैं बी, है ना। बी और ए बी और बी ए, है ना। ए को काट दो, सी को काट दो, डी को भी काट दो, है ना। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो वो मिलती है प्राकृत पेंगलम। ये रूढ़ियों की बात हुई है तो यहां पर आ जाओ। अपन दोस्तों देखते हैं, बोले सर संस्कृत, पाली और प्राकृत, है ना। इसको याद रख लेना। तो प्राकृत जब भाषा प्रचलित में थी तो रूढ़ियां बहुत थी। प्राकृत जब प्रचलित में थी तो रूढ़ियां बहुत थी, वो तो अब खड़ी बोली मानक भाषा बनकर आ गई, है ना। तो दोस्तों क्या हो गया? खड़ी बोली मानक बन के आ गई तो रूढ़ियां खत्म होने लगी। लेकिन बोले सर जब प्राकृत थी तो रूढ़ियां बहुत थी। तो रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती? बोले सर प्राकृत से प्राकृत पेंगलम। ऐसे हमें थोड़ी सी याददाश्त बना लेना, स्मृति में ले लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीधर की एक कृति मानी जाती है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? सरल क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ना। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? नरपति नाल। बोले सर कट कर दो, जग ने कट कर दो,
चंद्रबरदाई रहने दो, गोरखनाथ रहने दो, है ना। तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, है ना। इसे आदिकाल में छायावाद में छंदों का अजायब घर, आदिकाल में से छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है ना। अपन पढ़ते हैं, बोले सर छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना रामचंद्रिका को, है ना। आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो आदिकालीन जो कृति है वो है पृथ्वीराज रासो, है ना, याद रख लेना। और पृथ्वीराज रासो का जो रचेता है वो रचेता कौन है, तो वो रचेता है चंद्रबरदाई। बोले सर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो इसके रचेता भी चंद्रमा से बनेगा, चंद्रबरदाई। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल सही। रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है, गे काव्य कौन सा है, रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है, बीसल देव रासो, परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, यानी कि 70 का आंसर गे काव्य कौन सा माना जाता है। श्रृंगार परक रचना कौन सी मानी जाती है, अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी मानी जाती है, ये भी आपको बताना है। नरपति नाल की रचना कौन सी मानी जाती है, और गे काव्य कौन सा माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन 3-4 वर्ण के 3-4 प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और आपसे पूछे जाएंगे तो बोले सर हम भी तैयार हैं, और हम भी तैयार हैं, तो उत्तर होगा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिन भी साथियों ने दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च कर लेना है ना। और दोस्तों जुड़ जाना है। और जो भी साथी बैच नंबर 2 से जुड़ना चाहते हैं, जहां से प्रारंभ से अध्ययन चालू हो गया है, प्रारंभ से अध्ययन हो रहा है, और दोस्तों 8 तारीख का फर्स्ट टेस्ट होगा, बैच 2 का फर्स्ट टेस्ट होगा 8 तारीख को, उसमें आप जुड़ सकते हैं, है ना। अपने अध्ययन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना, गहराई तक पढ़ सकते हैं दोस्तों, एक एक चीज पढ़ सकते हैं। एग्जाम तो एग्जाम होता है, क्या पूछ ले किसको पता, है ना। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सबसे पहली बात तो ये दामोदर शर्मा का ग्रंथ है, दामोदर शर्मा का ग्रंथ है, तो उत्तर भी यहां पर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये माना जाता है व्याकरण ग्रंथ। कैसा माना जाता है, व्याकरण ग्रंथ। दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। व्याकरण ग्रंथ को याद रख लेना, और उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही है सुनील शर्मा जी, विवादर्श जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है। आदिकाल में खड़ी बोली को आपने देखा होगा दोस्तों कि खड़ी बोली का स्वर्ण योग छायावाद योग, है ना। खड़ी बोली का दोस्तों आपको पता है कि खड़ी बोली काव्य की भाषा भारतेंदु युग में नहीं रही, लेकिन जैसे ही द्विवेदी युग आया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को दोस्तों प्रोत्साहन किया, खड़ी बोली का समर्थन किया, और काव्य की भाषा बना दिया खड़ी बोली को, है ना। आदिकाल में जो खड़ी बोली थी वो गद्य तक सीमित रही, है ना। और आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है, तो पहला कवि 72 का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो याद रहो, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अमीर खुसरो, है ना। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है। आपको पता है शिलांकित कृति यानी कि शिला में अंकित कृति, है ना दोस्तों। चंपू काव्य यानी कि गद्य और पद्य का मिश्रण काव्य चंपू काव्य, है ना। और काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है, तो किसे माना गया है। जल्दी से अंगूठा चला देना सभी लोग, लाइक कर देना। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया, तो बोले सर वर्ण रत्नाकर काट दो, मैंने काट दिया, खालिक बारी काट दो, काट दिया, दो सुखने काट दो, काट दिया। उत्तर आता है आपका राउल बेल। राउल बेल यानी कि शिलांकित कृति है राउल बेल, है ना, इसको याद रख लेना। और ये रोड़ा कवि की रचना है, किसकी है, रोड़ा कवि की। रोड़ा राउल बेल के रचनाकार है रोड़ा कवि। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, शिलांकित कृति है, और ये शिलांकित कृति मालवा मध्य प्रदेश में ये शिला पर अंकित है ना। मालवा मध्य प्रदेश में शिला में अंकित है, ये भी याद रखो। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। सभी को लाइक कर देना है, फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक,
और दोस्तों पढ़ते जाना, इस सीरीज को छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए आपका, इसलिए समय से आना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों, क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आप फर्स्ट सेकंड बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। टेस्ट भी होगा, ट्रिक भी होगी, विस्तृत अध्ययन भी होगा, सब कुछ होगा, यहां पूरी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। याद करवाने का ठेका सिर्फ सेल्फ स्टडी क्लासेस लेता है, और कहीं चले जाओ दुनिया में, है ना। याद रख लेना, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74, और 74 में होगा क्या, 74 में होगा पहेलियां और मुकरियां, पहेलियां और मुकरियां। अभी एक एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, एचपी टेट में, कि नए जमाने की मुकरियां, नए जमाने की मुकरियां ये रचना किसने की है, तो आपका नए जमाने की मुकरियां होता है किसकी, नए जमाने की मुकरियां भारतेंदु, भारतेंदु, है ना। और दोस्तों पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं कौन, अमीर खुसरो प्रसिद्ध थे, लेकिन नए जमाने की मुकरियां ये दोस्तों आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, नए जमाने की मुकरियां भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। और यहां पर आ जाते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 75 और 75 का रतिपाल जी उत्तर क्या हो जाएगा, आदिकालीन साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया, ये भी आपको याद रख लेना है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है। आयशा यादव जी, एच टेट हुआ, ऐसा नहीं आया तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्या, एच टेट की, है ना। एच टेट में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं, उनको पढ़ना जरूरी होता है। यूकेएलटी में कुछ एनसीईआरटी से आते हैं, उनको पढ़ना जरूरी होता है ना। पूरा डिपेंड अगर हिंदी साहित्य के इस पर हो जाओगे आप, इतिहास पर, तो वो चीजें आपको दोस्तों क्या होती हैं, है ना, वो चीज आपका पेपर पूरा हल नहीं करवा पाती। तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी थी तो एच टेट भी आप क्लियर कर जाते, है ना। बहुत सारे साथियों ने एच टेट भी क्लियर किया है, एचपी टेट भी क्लियर किया है, और पंजाब मास्टर कैडर भी क्लियर किया है ना। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचना में किस शैली का प्रयोग किया गया, तो प्रश्न क्रमांक 75 और 75 का जो उत्तर हो जाएगा, वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, वो हो जाएगा कौन सी, वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया, तो वीर रस की रचनाओं में किया गया दोस्तों डिंगल शैली का, कौन सी, डिंगल, 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 यानी कि आपका जो बी नंबर है 75 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। डिंगल शैली का वीर रस की रचनाओं में डिंगल, और बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक क्या हो जाएगा, ठीक है, 76 का आंसर, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, तो जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 76, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, तो किसका हुआ, बौद्ध का, जैन, नाथ या फिर वज्रयान, किसका हुआ। 76, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, तो संत मत का जो विकास हुआ दोस्तों वो हुआ है, आपको पता होगा किस मत से हुआ, नाथ, नाथ, यानी कि आपका जो सी नंबर है नाथ मत, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाथ पंथ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया, किस रूप में किया, आप भ्रंश से, संधि काल, उच्चारण काल, सिद्ध, सामंत काल, अंधकार काल, और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है, किस रूप में किया आदिकाल का नामकरण, और उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है। आदिकाल का नामकरण पूछा जाता है, और 77 का आंसर, 77 का आंसर हो जाता है संधि काल, संधि काल और चारण काल, है ना, संधि काल और चारण काल, यानी उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया, तो वो रूप था संधि काल, संधि काल और चारण काल, है ना। 750 से लेकर के दोस्तों 1000 तक इन्होंने संधि काल माना था, है ना, ये भी आपको याद रख लेना है। सिद्ध जैन साहित्य को संधि काल में इन्होंने रखा था,
सिद्ध जैन साहित्य को संधि काल के अंतर्गत रखा था इन्होंने, है ना। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ संप्रदाय के 78 का आंसर बताना है दोस्तों। यहां पर 4 विकल्प हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ या फिर चुड़करनाथ कौन माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? है ना। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? और 78 का आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? गोरखनाथ। कौन सा हो जाएगा? गोरखनाथ। गोरखनाथ, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपने चयन कर लिया और ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन? गोरखनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? किस कवि की रचनाएं हैं ये बताना है। विद्यापति, रामानंद, नरपति नाल या फिर अमीर खुसरो, किस कवि की रचनाएं हैं ये आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है ना। कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये अबहट्ट की रचनाएं हैं, विद्यापति की अबहट्ट की रचनाएं हैं, है ना। और दोस्तों अबहट्ट में कीर्ति लता की रचना अबहट्ट में, है ना। कीर्ति पता की रचना अबहट्ट में। और दोस्तों पदावली की बस की थी किसमें? मैथिली में, है ना। तो ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की हैं, ये भी याद रख लेना। कीर्ति लता को इन्होंने कहानी कहा है, कहानी, है ना, कहानी, ये भी याद रखना, है ना। अब बताना है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी साहित्य का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? 80 का आंसर आपको चयन करना है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? प्रश्न क्रमांक 80 में आपको चयन करना है। और बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और एक क्वेश्चन जो आया था, जो मैंने आपको बार बार कई बार बता दिया कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम आक्रमण भी ना हुआ होता तब भी हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा आज है वैसा ही होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों HTET में। इस क्वेश्चन को रट लेना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम आक्रमण ना हुआ होता तो हिंदी साहित्य का इतिहास वैसा ही रहता जैसा कि आज है। और उत्तर यहां पर 80 का बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदि काल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो 4 विकल्प हैं और उत्तर आपको ही चयन करना है। सभी लोग एक बार लाइक कर देना। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लें। और 5 तारीख यानी कि आज से बैच स्टार्ट हो गया है दोस्तों आपका हिंदी साहित्य बैच नंबर 2 यानी कि बिल्कुल शुरुआत से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत से ये स्टार्ट है ना। आप भी अभी एडमिशन ले सकते हैं, है ना। कोई जानकारी आप चाहते हो तो दोस्तों आप यहां से आप नंबर चल रहा है तो उसमें जानकारी ले सकते हो। और आदि काल को चारण काल की संज्ञा जो दी थी वो थी जॉर्ज ग्रियर्सन यानी कि बी नंबर आपका जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा, है ना। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? तो सिद्धों की संख्या तो आपको पता है ना। और सिद्धों और नाथों की संख्या, ये क्वेश्चन आया था पंजाब मास्टर कैडर में अभी कि सिद्धों की संख्या कितनी है और नाथों की संख्या कितनी है। तो सभी लोगों को लगभग पता है कि 84 सिद्ध और 9 नाथ, है ना। ये पंजाब मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? तो उत्तर आपका हो जाएगा, सिद्धों की पूछी तो 84 लगा दो, सिद्धों की पूछी तो 84 लगा दो, नाथों का पूछे तो 9 लगा देना, है ना। उत्तर सही हो जाएगा। और सी नंबर, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल क्या है? आपको पता है दोस्तों, रचनाकार बताना है, रचनाकार कौन है इस भरतेश्वर बाहुबली रास को। इसको दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। किसे? भरतेश्वर बाहुबली रास को। इसके रचनाकार आपसे पूछा है तो आपको भी उत्तर लगा देना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार हैं
वो है शालीभद्र सूरी। कौन माने जाते हैं? शालीभद्र सूरी। और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये आपका सही हो जाता है ना। भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालीभद्र सूरी की रचना है। गणपति चंद्रगुप्त ने इस रचना को प्रथम दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना माना, ये भी आपको याद रखना। और भरतेश्वर बाहुबली, जो बाहुबली होगा ना, बाहुबली बोले सर, बाहुबली शक्तिशाली, शक्तिशाली तो शालीभद्र सूरी, बाहुबली शक्तिशाली, है ना। तो शालीभद्र सूरी की रचना हो जाएगी, यहां पर शाली आएगा, शाली बोले शक्तिशाली तो शालीभद्र सूरी, है ना। तो याद रखो ये नंबर आपका बिल्कुल सही। शिवसेन सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 84 का उत्तर हिंदी साहित्य का, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले शिवसेन सेंगर, शिवसेन सेंगर। दोस्तों ऐसे कवि जिन्होंने शिवसेन सेंगर, शिवसेन सरोज की रचना की थी, शिवसेन सरोज की रचना की थी और हिंदी में हिंदी साहित्य का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था, अभी पंजाब में आया था कि हिंदी में हिंदी साहित्य का, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, है ना। तो ये पूछा गया था। और शिवसेन सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? तो वो माना था किसे? पुष्य या पुंड को। पुष्य या पुंड को। बोले सर शिव के ऊपर हमें पुष्प चढ़ाना है, क्या चढ़ाना? पुष्प। तो शिवसेन सेंगर पुष्य को मानेंगे, पुष्य या पुंड को मानेंगे, है ना। याद रखो, याद रखो, बोले शिव जी, है ना। तो बी नंबर जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 85 और 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे प्रश्न आपको रट लेना है। इन जब प्रश्न ये पूछ लिए जाए कभी, तो इनसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए इन प्रश्नों को रट लेना है, इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछे जाते, प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न आपके गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ये गलत होते हैं तो कट ऑफ तो यही बिगाड़ देते हैं, है ना। तो जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका दोस्तों किस कवि की रचना है? तो याद रख लेना जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, मधुकर कवि यानी कि मधुकर कवि। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक पूरा वाक्य, उसमें से अशुद्ध आपको छांटना है। तो लिखा है दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो, दीपावली पर लोग चमचमाती चांदी के बर्तन नहीं, ठीक है, चांदी के चमचमाते बर्तन होना चाहिए। तो बी इसका गलत है, बाकी ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फिर से ऐसे ही वाक्य आ गया है, तो देखें, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ठीक है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर रहें, जल्दी शुद्ध पहचानना है, ठीक है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध है। प्रत्येक वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब अशुद्ध का चयन करना है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन पर करना चाहिए। तो प्रत्येक देशवासियों कह रहे, प्रत्येक देशवासी होता है, या तो देशवासियों को सीधा कह देते, प्रत्येक की जरूरत नहीं थी, तो ये गलत है, बाकी ठीक है वाक्य। अब आप खुद सोचें, जब वाक्य की आपको अशुद्धि पहचानना हो ना मित्र, तो एक काम करना, आप खुद वाक्य बोल करके देखना कि आप किसी से कोई वाक्य बोल रहे हैं तो आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वाक्य आप समझ लिया करें कि सामने कोई है, मैं उससे बोल रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निकल रहा है। अब आप किसी के आतंकवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है, शायद नहीं भैया, तो पक्का है, आप यही बोलेंगे, शायद नहीं लें, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा, ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे शायद। अरे भैया जग जाहिर है ये तो अपने आप पहचान सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि आप डेली हिंदी बोल रहे, सुन रहे, सब कर रहे हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से देख लीजिए अशुद्ध भाग। हाँ, तो यहाँ पर जो इसका अशुद्ध हो जाएगा वो आपको बताएं। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? अब बोल दिया तुम कक्षा में आते हो तो पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तुम्हारी की कोई ज़रूरत नहीं थी, बता दिया कि भाई तुम की बात हो रही, रिपीटेशन क्यों है, तो ये गलत हो जाएगा बी। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्यगत अशुद्धि 2 नंबर का है दोस्तों मैटर, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो
अब देखें, हाँ जल्दी से कमेंट कर दें A B C या D। तो आपको बता दें कि गुड़ी मनुष्य कहता है, ठीक है, कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। गुड़ी नहीं, अब यहाँ पे दुख सहने की बात हो रही तो साहसी होना चाहिए। साहसी मनुष्य कहता है, जिसमें साहस होता है कि दुखों को सहन भी कर रहे फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, ठीक है, एक ही वाक्य दिया है। तो आगे देखें, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तितली के पास नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं, अलग चीज थोड़ी ना। तितली और पंख कोई अलग अलग थोड़ी ना कि उसके पास हो गए। तो ये सी इसका इस वाक्य का गलत हो जाएगा। आगे देखें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। अब आज हमारे को क्यों कर दिया भैया? आज हमारे को नहीं, हमें कर देते। अपन कोई भी वाक्य कभी भी बोलना है तो कम शब्दों में पूरी बात हो सके तो उसको ज़्यादा शब्द नहीं लेना है। जब इतने में काम चल सकता था, आज हमें नया पाठ पढ़ाया, तो हमारे को क्यों बोला, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। अभ्यास करते रहें आप, हमारे अभ्यास लगा लें। अभी 584 आ गया इसी PDF का, तो आप सोच लें कितने प्रश्न हो गए, हम कितने होने हैं। तो बस आप जुड़े रहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, ठीक है। तो लिखा है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। अब यहाँ बोले बुरा से बुरा, तो बुरे से बुरा होना चाहिए, बुरे से बुरा आदमी, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका अशुद्ध हो जाएगा। कम समय में आपका हम चाहते हैं कि ज़्यादा काम बन जाए, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं लाते कि 1 घंटे का वीडियो लाएं और केवल 20 प्रश्न पर चर्चा करें, तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। इसलिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से बता दें। तो वाक्य के अशुद्ध भाग का है कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। यहाँ पर ये है, 5 वाक्य दिए हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें अशुद्ध हो जाएगा कि जिस प्रकार से आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है। अशुद्ध भाग, तो शरीर की शोभा बढ़ जाता है, लिखा है, जाती है होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा अशुद्ध। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से पहचानिए भाई अशुद्ध भाग। तो आपको बता दें, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। अब आज्ञाकारी भी एक तरफ बोल रहे हैं, सीता स्त्रीलिंग है, एक तरफ बोल रहे हैं आज्ञाकारी, नहीं भी स्त्रीलिंग लगाओ, आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी होना चाहिए। तो 20 में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे पहचान लिया करें। देखो, या तो लिंग संबंधी अशुद्धि होगी, ठीक है, या वचन संबंधी की एक है वो बहुवचन बता रहा है, बहुत सारे हैं एक वचन बता रहा है, या कारक संबंधी अशुद्धि होगी। ये अपन को छांट लेना है पहले भाई। अपन लिंग देख लो, फिर वचन में देख लो, फिर नहीं तो कारक में देख लो, क्रिया में, जहां आपको गड़बड़ लगे तो वाक्य में से छांट लो। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आगे लिखा है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, ठीक है। तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को होना चाहिए, ठीक है। कष्ट अपने आप में क्या है, बहुवचन है, उसको कष्टों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करना, और YouTube पर टॉप 50 स्टडी चैनल को सर्च करके क्रम से पूरे वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर अपन को शुद्ध रूप चयन करना है। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पहले ही लिखा है कि वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बिल्कुल ठीक। बाकी सब आगे पीछे लिखे हैं तो गड़बड़ है। अंगूठी का नग होना का अर्थ है, जल्दी से बता दें, मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मतलब आप समझ लें कि इसका हो जाएगा, अंगूठी का नग मतलब बिल्कुल अनुप्रिय जोड़ा होना कहलाता है इसका, ठीक है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना मतलब क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। समुद्र का मंथन करना कोई आसान काम थोड़ी ना है, बहुत कठोर परिश्रम है। इस प्रकार से हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है,
विरोध करना, क्या हो जाएगा? सिर उठाना, मतलब किसी के खिलाफ सिर उठाना ही विरोध करना है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, जल्दी से बता दें। नाश कर देना, बिल्कुल पानी फेर देना। अपन नहीं कहते भैया तुमने तो सब सत्यानाश कर दिया, पानी फेर दिया। तो नाश कर देना मतलब पानी फेर देना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। जल्दी बता दें इसके लिए क्या सही मुहावरा है। तो अब भैया बोल रहे कि यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, मतलब अन्न पानी उठ गया, अन्न जल उठ गया, ऐसा बिल्कुल अपन डेली में बोलते हैं सब। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। अब ये कांग्रेस के वाले नहीं है ना, बीजेपी वाले हैं, वो तो क्वेश्चन है वाक्य का ऐसा। तो इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो लुटिया डूब गई, मतलब कांग्रेस की लुटिया डूब गई। कांग्रेस वाले भी नाराज मत होना, बीजेपी का भी एक आध बार ले आएंगे, फिर एक आध बार आम आदमी का ले आएंगे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपन को तो पढ़ाई करनी, नौकरी चाहिए। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है, तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ये हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है, ढपोर शंख, हाँ बिल्कुल सही। ढपोर शंख मतलब बेवकूफ, बिल्कुल। दिल पक जाना का अर्थ है, मुहावरे लोकोक्ति में से एक दो प्रश्न आते हैं, परफेक्ट कर लें आज। तो दिल पक जाना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ा होना, ठीक है। दिल पक गया, अपन नहीं बोलते भैया तो दिल पक गया ऐसा देख देख के, मतलब बहुत पीड़ा हो रही। कई बार पूछा गया है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब इसका हो जाएगा दोस्तों। लाइक ज़रूर करना इसको, बस आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप निरंतर पढ़ रहे हैं, कमेंट में उत्तर बताते हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमोल और बेढंगा होना, कि आधा तीतर है आधा बटेर है, ऐसा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे खाली स्थान, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आ गए पिता, तो क्या करेंगे? पिता ने उसे तिलांजलि दे दी, भैया अब तुम्हें जो करना हो करो, अब तुम्हारा काम। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।